हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एनवायरनमेंट की क्लास में एंड शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में आप यानी कि आज की टेस्ट सीरीज में आप वो सारे क्वेश्चन देखेंगे, वे सारे क्वेश्चन देखेंगे कि इसके बाद आप कभी भी हमारी क्लास को नहीं मिस करेंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है। मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद आप क्लास को एक भी मिस नहीं करेंगे। आप खुद सोचेंगे कि मुझे क्लास करनी है सर की, उसी टाइम करनी है जिस टाइम हमारी क्लास होती है। जिस टाइम हमारी क्लास होती है हमें क्लास को नहीं मिस करना है। आप खुद इसके ऊपर विश्वास, बिल्कुल आपको खुद पूरी तरीके से विश्वास हो भी जाएगा और आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है और तैयारी करना है तो आप तुरंत सर की क्लास को नहीं छोड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। ये रहा स्क्रीन पर आज का अपना पहला प्रश्न है। सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, तीसरा ऑप्शन है आर.एच. व्हिटेकर और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। जल्दी से आंसर करिए, मैं आपको बिल्कुल भी समय नहीं देने वाला हूं। फटाफट आंसर करते चलिए, फटाफट आंसर करिए और लाइक जरूर कर दिया करें। वैसे आप लाइक आप करते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब्सक्राइब भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सजीवों को 5 जगतों में बांटने वाले व्यक्ति कौन थे, वैज्ञानिक कौन थे? आर.एच. व्हिटेकर थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ही सरल प्रश्न और बहुत ही कठिन प्रश्न है, यानी जितना सरल उतना कठिन भी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है, और ऑप्शन कहता है कि केवल एक सही है, केवल बी सही है, केवल ए और बी दोनों सही हैं। ना तो ए सही है ना तो बी सही है। जल्दी से इसका आंसर करिए। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूं, एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूं। जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, ए और बी दोनों सही हैं। जल द्वारा क्या होता है? जल द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। जड़ द्वारा यानी कि जड़ के द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण किया जाता है। और पौधों द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही कठिन प्रश्न ये भी है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। निपेंथीज भारत में पाया जाता है, भारत में पाए जाने वाला पौधा है निपेंथीज भारत में पाए जाने वाला पौधा है। दूसरा ऑप्शन है कि रेगिस्तान ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है जल में भोजन भंडारण का कार्य होता है। पहला ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों सही हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है बी और सी सही हैं, तीसरा ऑप्शन कहता है ए बी सी सही है और चौथा ऑप्शन कहता है ए और सी सही हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए, मैं आपको बिल्कुल समय नहीं देने वाला हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, ए और बी दोनों सही है, सी वाला गलत है। तो ए और बी यानी कि निपेंथीज जो है भारत में पाए जाने वाला पौधा है। और रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर क्या करते हैं? पानी निकालते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिएगा। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया बच्चे में खेलना पसंद करते हैं और किस प्रदेश में पाया जाता है? खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस प्रदेश में पाया जाता है? मैदानी, मरुस्थलीय और पर्वतीय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं आ रहा है तो। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है? वो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करिए। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, और भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बस आप जाइएगा कहीं नहीं, लास्ट तक आप बने रहिए, खुद आपको पता चलेगा। चलिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, पहला ऑप्शन। दूसरा, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना। तीसरा ऑप्शन कहता है जाइलम द्वारा जल का संवाहन करना। और चौथा ऑप्शन कहता है फ्लोएम द्वारा भोजन का संवाहन करना। जल्दी से आंसर करिए, यू डोंट हैव टाइम।
ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों को द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकल जाता है, जल का वाष्प के रूप में निकल जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला यही प्रश्न है, ठीक है। इसको बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। नागफनी यानी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है तने में, पत्तियों में, दोनों में, कांटों में। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। मैं आपको बिल्कुल समय नहीं देने वाला हूँ, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो आंसर हो जाएगा तने में। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है तने में, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है तने में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कहीं नहीं या कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है मेरे प्रिय साथियों? ऑक्सीजन है, जो कि आप लोग जानते हो। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जलोद्भिद कमल, दूसरा है लवणोद्भिद बरगद, तीसरा है समोद्भिद मक्का और चौथा है मरुद्भिद कैक्टस। चौथा है मरुद्भिद कैक्टस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं है, यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं है प्रश्न में, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लवणोद्भिद जो है बरगद नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विसर्जी लता से संबंधित है, विसर्जी लता से संबंधित है खीरा, खरबूजा, पुदीना, ये सभी। जल्दी से आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। जो हमारे नए साथी हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मुझे लगता है कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं कर लेंगे। और शेयर भी कर दिया करें, आप लोग शेयर कम कर रहे हैं, शेयर करिए। देखिए शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि सर को बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने के बाद ही मैं इस तरह के कंटेंट आपके सामने उपस्थित कर पाता हूँ, ठीक है। विसर्जी लता से संबंधित देखा जाए तो खीरा भी है, खरबूजा भी है, पुदीना भी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बीजांड पाया जाता है, थोड़ा से धैर्य बनाए रखिए, और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। बीजांड पाया जाता है फल में, फूल में, पत्ती में, तने में। जल्दी से इसका आंसर करिए। फल में, फूल में, पत्ती में, तने में, जल्दी से आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजांड पाया जाता है फूलों में, फूल में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? बिल्कुल भी आपके समय नहीं, आपके पास समय नहीं है, फटाफट आंसर करते चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है? समुद्भिद, क्रोटन, जलोद्भिद और इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं इतना तेजी के साथ क्यों बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बिल्कुल भी समय नहीं होता है, समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, और बहुत ही कम समय में आपको क्लास प्रोवाइड कराना होता है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोटन, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चमोली का तेल उससे किससे निकाला जाता है? पहला ऑप्शन है फल से, दूसरा ऑप्शन है फूल से, तीसरा ऑप्शन है बीज से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करते चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, चमेली का तेल किससे निकाला जाता है? फूल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है और मुझे लगता है इसका उत्तर सारे छात्र देंगे। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन, एटलस और टेलेस्टो और लॉपेट्स। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलिए। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? कल इसको कुरुक्षेत्र बैच में मैंने चर्चा की थी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी और अरबी। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा ऑप्शन कहता है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तीसरा ऑप्शन कहता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और चौथा ऑप्शन कहता है 6 डिग्री
8 मिनट उत्तरी अक्षांश। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? ध्यान रखिएगा, ये आपकी यूपी टेट और सुपर टेट में जरूर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल इस पर आप फोकस बनाए रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर और 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। जल्दी से आंसर करिए, यू डोंट हैव टाइम, फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, देखिए जितने भी प्रश्न हैं ये सारे, इसीलिए तो मैं कह रहा था बहुत अच्छे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल, और जो चीज़ें बच रही हूँ सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा भी। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे इस तरह के प्रश्न। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम मीन टाइम में कितने का अंतर होता है? 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि 5.5 घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ध्यान रखिएगा, ये सब बिल्कुल फैक्ट याद करते चलिएगा। 6100 किलोमीटर, 7516, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 15200 किलोमीटर। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 15200 किलोमीटर की बात की जा रही है। अभी आपको सब समझ में आएगा, बस थोड़ा से धैर्य बनाए रखिए, आप लोग भी आंसर दे रहे होंगे, ठीक है, तो चिंता मत करिए, अभी ये सारी चीज़ें आएंगी। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। यहाँ पर स्थलीय सीमा की बात की जा रही है। चलिए द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7500, 16.5 किलोमीटर और 8000 किलोमीटर। जल्दी से इसका आंसर करिए, बताइए इसका आंसर बताइए कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जल्दी से इसका आंसर करिए। तो 7516, जिसका आंसर आप कर रहे थे, ये तटीय सीमा की लंबाई है। तटीय सीमा यानी कि समुद्र से लगे हुए जो राज्य हैं भारत के, उनकी बात की जा रही है, 7516.5 किलोमीटर है। और अगर स्थलीय सीमा की बात करें, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर 15200 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वीपों सहित, हाँ ठीक है बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से यानी कि ऊपर से यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3224 किलोमीटर और 3212 किलोमीटर। जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं कहीं पर, ठीक है, आप परेशान रहेंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले हैं, आप दिन भर इधर उधर भटकते रहेंगे। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की बात की जा रही है, उत्तर से दक्षिण की बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम की बात की जा रही है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर और 3131 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, सब आने लगेगा। आप दोबारा इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? अब आपको नई जानकारी मिल गई ना, आप सोचिए कि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की सीमा की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो 6000 यानी कि 6100 किलोमीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत की तट रेखा की लंबाई की बात की जा रही है, भारत की तट रेखा की लंबाई की बात की जा रही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बस 5-10 मिनट वेट करिए, बस बहुत जल्दी क्लास समाप्त कर दूंगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? जल्दी से इसका आंसर करिए। 12 मील, 24 मील, 111 मील और 200 मील। जल्दी से इसका आंसर करिए कि भारत की प्रादेशिक जल की सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मील। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील है? 12 मील है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूरा ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, पूरा ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील है? तो 12 मील, 24 मील, 100 मील, 200 मील। जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए मैं बता देता हूं कि भारत की प्रादेशिक जल की सीमा के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है? 24 मील तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12, 24, 200। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, जिसे बोला जाता है ECZ बोला जाता है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र कितने समुद्री मील दूरी तक है? 100 मील, 200 मील, 300 मील और 400 मील। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 200 मील। तो आपने देखा कि समुद्री सीमा की मील जो है, पहले 12, फिर 24, फिर 200। 12, 24, 200, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी, नागफनी। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जलकुंभी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करने वाला जो एक तरीके से इसे जलकुंभी, या हम इसे वृक्ष तो कहना, झाड़ियाँ कह सकते हैं। ठीक है, तो जलकुंभी आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वनों को काटने के बाद क्या परिणाम होता है? अगर हम वन को काटते चलते हैं तो क्या परिणाम निकलेगा? वर्षा एवं नमी में वृद्धि हो जाएगी, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़ हो सकती है, और तीसरा ऑप्शन उष्णता में कमी, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करते चलिए, और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण होना प्रारंभ हो जाएगा, और अनियंत्रित बाढ़, यानी कि बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाएगा जिसको हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बस 10 मिनट और वेट करिए, 5 मिनट वेट करिए, 5 मिनट में आपकी क्लास हो जाएगी। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? बाबा आमटे, चंडी प्रसाद भट्ट और रिचर्ड सेंटर बार्ब, बेकर, सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, रिचर्ड सेंट बार्बर। बहुत सारे लोग सुंदरलाल बहुगुणा को और चंडी प्रसाद को 2 में से 1 लगाए होंगे, और कुछ लोग होंगे तो बाबा आमटे को भी लगा दिए होंगे। तो ऑप्शन हो गया वृक्ष मानव कहा जाता है किसे? रिचर्ड सेंट बार्बर बेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पक्षी का आँख उसके मस्तिष्क में से बड़ी होती है? किस पक्षी का आँख उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है? तोता, झील, उल्लू, ऑस्ट्रिच। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। इस बात को ध्यान रखिएगा कि किस पक्षी का आँख उसके मस्तिष्क में बड़ी होती है? ऑस्ट्रिच की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी रेखा पाकिस्तान और भारत की सीमा निर्धारित करती है? कौन सी रेखा पाकिस्तान और भारत की सीमा को निर्धारित करती है? अगर इस तरह के प्रश्न आप गलत कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप मजाक कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। तो 65 डिग्री पूर्वी देशांतर, डूरंड रेखा अक्षांश 65 डिग्री अक्षांश, और है नेक्स्ट है आपका रेड क्लिफ रेखा। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ। एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का सीमा निर्धारण करने वाली रेखा का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूँ। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। दूसरा ऑप्शन जम्मू और कारगिल को, और तीसरा ऑप्शन नेपाल और सिक्किम को। चौथा ऑप्शन है भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश, भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? लेह तथा श्रीनगर को। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत अच्छे मैं प्रश्न लेकर आया हूँ।
अब आप खुद ही सोचिए कि इस तरह के प्रश्न आप ढूंढेंगे, आप यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बहुत सारी किताब में सर्च करेंगे, हो सकता है आप यूट्यूब पर जाएं तब भी आपको इस तरह के प्रश्न नहीं मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बस आपको इधर उधर की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इतना व्यवस्थित क्रम में और सारी चीज़ें बिल्कुल मैनेज्ड में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत क्या है? मानसरोवर झील, चेल भुंग डंग ग्लेशियर, दूसरा है यमुनोत्री ग्लेशियर, तीसरा है गंगोत्री ग्लेशियर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है मानसरोवर झील। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? पहला ऑप्शन है महाबलेश्वर से, दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक से, तीसरा ऑप्शन है नासिक जिले से और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मगिरी से। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से याद रखिएगा, अमरकंटक से नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से याद रखिएगा। चलिए भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, महानदी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है इसका आंसर मेरे सारे प्रिय छात्र आंसर कर सकते हैं और कर भी दिए हैं। चलिए भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी का नाम है, वो है आपकी सिंधु नदी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए लूनी नदी किसमें तैरती है, किसमें गिरती है? लूनी नदी किसमें गिरती है? यमुना में, कच्छ के रन में, गंगा के डेल्टा में, नर्मदा नदी में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, लूनी नदी गिरती है किसमें? कच्छ के रन में, कच्छ के रन में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं साइकोलॉजी के बैच में, यानी कि कल मिलते हैं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज में। जिस तरह से आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।